अच्छा, योग्यताएं मैंने बताई, योग्यताएं योग्यताएं किस अनुच्छेद में बताई? उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं हैं अनुच्छेद नंबर 66 और 66 में मैंने क्या बताया? उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से कम ना हो, भारत का नागरिक हो, और बताओ राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता। ठीक है, मैंने आपको यह भी बताया था कितने प्रस्तावक कितने अनुमोदक की जरूरत पड़ती है? 50 नहीं, राष्ट्रपति में 50 20 प्रस्तावक होने चाहिए और 20 अनुमोदक होने चाहिए। 20 तो प्रस्तावक लाएंगे और 20 क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। अच्छा, जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000 जमानत राशि होनी चाहिए। अगर कुल वैध मत का 1/6 मत नहीं मिला तो ये जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी और ये किसे भेज दी जाएगी? आरबीआई को भेज दी जाएगी। ठीक है, ये किसके पास चली जाएगी? आरबीआई के पास चली जाएगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब मान लेते हैं चुनाव हुआ, चुनाव हो जाने के बाद में, ठीक है, पहले चुनाव के संदर्भ में प्रावधान था जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, चुनाव कराएगा कौन? चुनाव कराएगा कौन? बताए, निर्वाचन कौन कराएगा? निर्वाचन कौन कराएगा? नहीं, निर्वाचन कौन कराएगा? एक मिनट, विकल्प, निर्वाचन कौन कराएगा? चुनाव आयोग। विकल्प बी है राष्ट्रपति, विकल्प सी है संसद और विकल्प डी है इनमें से नहीं। ठीक है, कौन कराएगा? चुनाव आयोग, सीधे सीधे। अनुच्छेद नंबर 324 में कहा गया है, अनुच्छेद 324, चुनाव आयोग का गठन किस लिए होगा? राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। अर्थात कहें अगर तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानमंडलों के चुनाव कौन कराएगा? ठीक है, चुनाव। तो ये चुनाव आयोग का कार्य है। आप पता नहीं महासचिव क्यों कह रहे हैं? चुनाव कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। ठीक है, चुनाव आयोग ने चुनाव कराया, ठीक है, चुनाव कराने के लिए संयुक्त तो बैठक होती थी। चुनाव कराने के लिए संयुक्त बैठक होती थी। संयुक्त बैठक का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? चुनाव कराने के लिए संयुक्त बैठक होती थी और संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? बताए जितेंद्र, इधर नहीं बताया, नहीं बताया, ठीक है, संयुक्त बैठक नोट करके लिख रहे हैं, नोट। संयुक्त बैठक का प्रावधान, संयुक्त बैठक का प्रावधान 11वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा समाप्त किया गया। 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा समाप्त किया गया।
ठीक है, इधर समझ रहे हैं। देखिए उपराष्ट्रपति के बारे में मैंने आपको बताया, उपराष्ट्रपति मैंने तुलना किससे कर दी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से, मैंने वो बता दिया। हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति की व्यवस्था किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 63 में है। 64 में क्या कहा गया, वो राज्यसभा का भी पदेन सभापति होगा। मैंने 64 के बारे में बताया है, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। जब व्यक्ति के पास एक पद होता है, जब वो दूसरा पद ग्रहण करता है तो उसे पदेन पद कहते हैं। जैसे आपके पास एक पद है पहले से और आप एक दूसरा और पद ग्रहण कर रहे हैं तो उस पद को पदेन बोला जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा पद है, पदेन। पदेन क्या है, राज्यसभा का सभापतित्व करना। ठीक है, उसके बाद मैंने 65 के बारे में बताया था, अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा, ठीक है, उसकी रिक्ति 3 रिक्तियों के कारण हो, रिक्ति जो है 3 स्थितियों के कारण हो, या तो इम्पीचमेंट के द्वारा या मृत्यु या त्याग पत्र के द्वारा, तो वो क्या करेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करेगा। अन्य कारणों से हुई है तो वो दायित्वों का निर्वहन नहीं करेगा। जैसे उसका कार्यकाल समाप्त हुआ है राष्ट्रपति का, जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से रिक्ति हुई है, ठीक है, जब तक नया राष्ट्रपति आएगा तब तक जो राष्ट्रपति है वो कार्य करता रहेगा। ऐसी स्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन नहीं करेगा। मैंने पिछली क्लास में इस पर चर्चा की है। मैंने योग्यताएं बताई, योग्यताएं 66 में है, ये योग्यताएं बता दी। ठीक है, 35 वर्ष की आयु तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, 35 वर्ष की आयु कम ना हो। ठीक है, यहाँ पर एक प्रश्न जनरली ये बन जाता है, देखिए तुमसे पूछा जाता है लोकसभा का अध्यक्ष बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर यही पूछे लोकसभा का डिप्टी स्पीकर बनने के लिए 25 वर्ष, ठीक है, न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगर तुमसे पूछे राज्यसभा का उपसभापति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, और कहते राज्यसभा का सभापति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, 30 वर्ष नहीं कहना, 30 वर्ष नहीं कहना, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति का बनता है, उपराष्ट्रपति का बनता है 35 वर्ष के ऊपर। देखिए एक प्रश्न और आता है यहीं पर, लोकसभा का कार्य, लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल सामान्यतः अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है, जितने समय के लिए लोकसभा रहेगी वो 5 साल के लिए। डिप्टी स्पीकर कब तक रह सकता है, 5 साल के लिए। राज्यसभा का उपसभापति कितने साल के लिए रहेगा, 6 वर्ष के लिए। और राज्यसभा का सभापति कितने समय के लिए रहेगा, 5 साल के लिए, 6 वर्ष के लिए नहीं रहेगा। कितने समय के लिए रहेगा, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, मैंने आपको अनुच्छेद नंबर 66 उसकी योग्यता के विषय में बता दिया। ठीक है, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। निर्वाचन होगा तो निर्वाचन के विषय में बता दिया, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदन, और जमानत राशि कितनी होनी चाहिए, 15,000 होनी चाहिए। अगर वैध मतों का 1/6 भाग नहीं मिलता है उम्मीदवार को तो क्या हो जाएगा, वो जमानत राशि जब्त कर दी जाएगी, आरबीआई को मिल दी जाएगी। दूसरी बात क्या है, अगर जीत जाते हैं, ठीक है, जीतते हैं तो क्या होगा, फिर शपथ ग्रहण समारोह होगा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को नोट कर लें, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद नंबर 69, उपराष्ट्रपति को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है या संविधान के निष्ठा की शपथ लेता है, या संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। अब समझे, अनुच्छेद नंबर 67 क्या कहता है, अनुच्छेद नंबर कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है
3 तरीके से। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का पद कितनी तरीके से रिक्त हो सकता है? जैसे राष्ट्रपति है, तुलना करके देखें, राष्ट्रपति पद रिक्त हो सकता है 3 तरीके से। एक तो त्यागपत्र दे दें, एक क्या कर दें, मृत्यु हो जाए, एक क्या है, महाभियोग हो जाए। तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा कितने तरीके से बताएं? उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो कितनी तरीके से रिक्त हो सकता है? 2 तरीके से। 3 कौन कौन से? लो 3 पता? हाँ बताओ। अरे मृत्यु सबकी आ सकती है, कॉमन चीज है। त्यागपत्र सब दे सकते हैं, त्यागपत्र, ठीक है, मृत्यु, और एक बिल्कुल सही है, राज्यसभा के प्रस्ताव, राज्यसभा के प्रस्ताव, राज्यसभा के प्रस्ताव। त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, और राज्यसभा के प्रस्ताव के द्वारा भी उन्हें हटाया जा सकता है। अच्छा अब ये समझो इधर, त्यागपत्र कभी किसी का मन आ जाए, एक चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक की बात करते हैं, जब मन आ जाए व्यक्ति तब त्यागपत्र दे सकता है, देता ही नहीं देता है। भैया मृत्यु एक अटल सत्य है, सभी जानते हैं, कभी किसी को आ सकती है। महाभियोग, इम्पीचमेंट, जरा देखिए इधर, मैंने बताया था इम्पीचमेंट किसी भी सदन में लगाया जा सकता है, प्रक्रिया किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। जो महाभियोग है, चाहे वो लोकसभा से प्रारंभ हो या राज्यसभा से, ठीक है, किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। पहला सदन क्या करता है, दोष लगाता है, और दूसरा सदन दोषों की जांच करता है। यहां पर क्या है, राज्यसभा के प्रस्ताव से हटाया जाएगा। एक तो त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, और दूसरा क्या है, राज्यसभा के प्रस्ताव से हटाया जाएगा। राज्यसभा के प्रस्ताव के बारे में बात करें, इसकी शुरुआत कहां से होगी? इसकी शुरुआत राज्यसभा से होगी। इसकी शुरुआत कहां से होगी? राज्यसभा में। देखिए यहां कंपलसरी नहीं है लोकसभा से शुरू करो या राज्यसभा से शुरू करो। जैसे धन विधेयक है, धन विधेयक की शुरुआत कहां से होगी? लोकसभा से, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। जैसे धन विधेयक लोकसभा से शुरू होता है, उसी प्रकार राज्यसभा उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? राज्यसभा से। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर स्पीकर को, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा। लोकसभा के अगर डिप्टी स्पीकर को हटाना है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा। अगर राज्यसभा के उपसभापति को हटाना, उपसभापति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यसभा के द्वारा। राज्यसभा के सभापति को हटाना है, तो पता है सभापति को हटाने के लिए लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा की भी, वो राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा की भी स्वीकृति जरूरी है, क्योंकि वह भारत का उपराष्ट्रपति। समझे? अगर प्रस्ताव राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर प्रस्ताव कहाँ जाएगा? लोकसभा। अगर लोकसभा अपनी सहमति दे दे, ठीक है, कि हाँ इन्हें हटाया जा सकता है, प्रस्ताव पारित कर दे हटाए जाने का, तो फिर क्या होगा? उपराष्ट्रपति को, ठीक है, पद छोड़ना होगा। पर अभी तक किसी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव लाया नहीं, अभी तक किसी के खिलाफ प्रस्ताव ऐसा लाया, ठीक है। अच्छा अगर इनकी शक्तियों के बारे में, पावर के बारे में बात करें, तो उपराष्ट्रपति की जो पावर है, शक्ति है, ठीक है, कोई ऐसी विशेष पावर नहीं है, ठीक है। फिलहाल व्यवहार में इसे इन्हें सूचनाएं दी जाती है,
पर संवैधानिक तरीके से कोई ऐसी पावर नहीं है। दूसरी चीज क्या है, उपराष्ट्रपति महोदय राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति होने के नाते जितने भी बिल राज्यसभा से पास होंगे उन पर ये हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, अगला एक पॉइंट आता है, दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलाधिपत्य भारत का उपराष्ट्रपति होता है। ये नोट कर लीजिए, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपत्य, दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलाधिपत्य भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा, और राज्यसभा में कभी मतदान हो रहा है, मत बराबर बराबर हो गए, ठीक है, मत बराबर बराबर 50% इधर और 50% इधर, तब ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है, राज्यसभा के सभापति को। देखो, मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार है। अच्छा, कुछ जैसे हमने बताया राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, कौन, नीलम संजीव रेड्डी। क्या कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया, बताए? जैसे मैंने आपको बताया, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। क्या कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुना गया? नहीं, कोई कन्फर्म नहीं। नोट करें, देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले, निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरा नाम लिखें एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह, शंकर दयाल शर्मा, तीन लोग निर्विरोध चुने गए। ठीक है, और एक प्रश्न नोट करें, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके समान भत्ता मिलता है? किसके समान भत्ता मिलता है? निचले संसद के सदस्यों के समान। लेकिन किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? किस उपराष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? कृष्णकांत, कृष्णकांत। ठीक है, अब एक प्रश्न, जैसे हम उपराष्ट्रपति हैं, कौन कौन? पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद में जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद में बीवी गिर, बीवी गिर के बाद में गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बीडी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह के बाद आर वेंकट रमन, आर वेंकट रमन के बाद शंकर दयाल शर्मा,
शंकर दयाल शर्मा के बाद के आर नारायण, के आर नारायण के बाद भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत के बाद में नहीं, के आर नारायण के बाद कृष्णकांत, कृष्णकांत के बाद भैरव सिंह शेखावत, और भैरव सिंह शेखावत के बाद में बताएं हामिद अंसारी, और हामिद अंसारी के बाद में एम वेंकैया नायडू, और नायडू के बाद में बताएं पहला डॉक्टर राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, एम वेंकैया नायडू। पांच बीडी जत्ती, जरा थोड़ा एक मिनट एक चीज और, ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्ण कहाँ के रहने वाले थे बताओ, अभी बताया तमिलनाडु, जाकिर हुसैन आंध्र प्रदेश, बीबी गिल उड़ीसा, पाठक यूपी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मद्रास, मध्य प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। अरे वेंकैया नायडू।
नोट कर लिया? नोट हो गया? ठीक है। हेडिंग यानी मंत्री परिषद के आर नारायण। अच्छा, आर वेंकटरमण, आर वेंकटरमण मद्रास। मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बारे में बात करते हैं। अच्छा, ये बताएं मंत्री परिषद संवैधानिक है या नहीं? संवैधानिक है या नहीं है? किस अनुच्छेद में प्रयोग होता है? 74। हाँ, बहुत सही बात है, 74। ठीक है। और अगर देखें 53 भी देख लें, 53 अनुच्छेद नंबर 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वह उसका स्वयं प्रयोग करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम। अधीनस्थ से आशय क्या है? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का उल्लेख विधिवत कहाँ किया गया है? 74 में। ठीक है। 74 के बाद में फिर मंत्री परिषद के गठन की चर्चा कहाँ होती है? 75। ठीक है। यहाँ पर एक विचार आता होगा, जो मंत्री हैं, इधर जो मंत्री हैं, मंत्री पद कितने प्रकार का है भारत में? 3 प्रकार का। एक कौन? एक कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। दूसरा राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। तीसरा बताएं, प्रभारी मंत्री। प्रभारी मंत्री तो बनाया जाता है अलग से। तीसरा मंत्री बताओ, राधा बताओ। एक होता है स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। आपके नितिन अग्रवाल जी स्वतंत्र प्रभार मंत्री। इधर राज्य मंत्री आपके यहाँ रजनी तिवारी। इधर कैबिनेट मंत्री आपके यहाँ, कैबिनेट मंत्री छोड़ो, मुख्यमंत्री भी आपके यहाँ क्या? ब्रजेश पाठक, सब आपके यहाँ है। ठीक है। इधर जो कैबिनेट मंत्री है, पहले ये बताएं, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट शब्द संवैधानिक है या नहीं? कैबिनेट शब्द संवैधानिक है या नहीं? कैबिनेट शब्द संवैधानिक है कि नहीं है? जैसे तुमने कहा मंत्री परिषद संवैधानिक है, मैंने मान लिया, ठीक है, हटा दिया, इसे डिलीट कर दिया। संवैधानिक है, ठीक है। अगर संवैधानिक है, मान लिया, डिलीट कर दिया, क्या मूल संविधान में था? हाँ, या बाद में जोड़ा गया? मूल संविधान में था या बाद में जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। बड़ा बहुत आवाजें आ रही, बाद में जोड़ा गया। लोग डिलीट कर दिए क्या? नहीं, संविधान की बात करें, संविधान मूल संविधान में था कि नहीं था? नहीं, मूल संविधान में नहीं था। कैबिनेट शब्द मूल संविधान में नहीं था।
नहीं था, इसे जोड़ा गया। जोड़ा गया तो किस संविधान संशोधन द्वारा? क्या सही बोल रही बताइए? 46वां नहीं, नहीं ये बताया 46 44वां संविधान संशोधन। 44 में 44वां संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अच्छा जोड़ा गया तो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया सुप्रिया? 352, बिल्कुल राधा सही कह रही है, 352 में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 352 में जोड़ा गया। 352 में इसलिए जोड़ा गया है, कहा गया राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर, ठीक है, तब आपातकाल है राष्ट्रपति, ठीक है, तब उसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग अर्थात मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया। अब हमको ये बताएं, जैसे चर्चा का विषय ये है, एक तो शब्द है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद में मंत्री कितने होंगे? मंत्रिपरिषद में कौन होगा? मंत्री होंगे। और मंत्री कितने होंगे? मंत्री कितने होंगे? क्या आपका कहना है कैबिनेट मंत्री प्लस प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में होंगे? बस नहीं, मतलब कितने होंगे, कुल मंत्री कितने होंगे? बताइए। जैसे मान लो इधर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल सही बैठे हो, तो उसका चेहरा गलत है, थोड़ा उधर उल्टा, ये आपकी लाइन राज्यसभा हो गई, ये राज्यसभा, ये लोकसभा हो गई, ये राज्यसभा, वो स्पीकर, ठीक है, उधर उधर राज्यसभा के सभापति। अब ये बताइए ना, आप प्रधानमंत्री, आपको मंत्री चुनना है, सबको तो मंत्री नहीं बना देंगे आप, कितने बना सकते, कितनी लिमिट है, कितने मंत्री होंगे बताएं? विभागों के अनुसार होते हैं। वो तुमने कुमार विश्वास का नाम सुना है? वो कह रहे थे एक खेल मंत्री बनाओ तो दूसरा पूर्व मंत्री बनाओ, तो एक विभाग में ही बहुत बना दो, एक में राज्य मंत्री उसको सलाह देने के लिए, सहायता करने के सहायक, 3-3 4-4 बना दो। कोई एक लिमिट निर्धारित की गई है संविधान द्वारा? किसी संशोधन द्वारा कोई लिमिट निर्धारित की गई है क्या? किसी संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद की संख्या निर्धारित की गई है क्या? हाँ बोलो क्या? 102 क्या मतलब? नहीं 102 कहाँ, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ पाना है तो मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और ये प्रश्न जरूर आपको पता होना चाहिए। कितने मंत्री हो? जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, इनकी मंत्री परिषद में कितने मंत्री हैं? अब आपको पता होना चाहिए जितना विधायक है, हर विधायक चाहता क्या हम मंत्री बन जाए, हर विधायक चाहता हम कैबिनेट मंत्री बन जाए, चाहता कि नहीं चाहता? वैसे चाहता तो हर व्यक्ति है हम मुख्यमंत्री बन जाए, ठीक है। तो हमको ये बताइए ना, कितने व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं? बताएं। दिवेंद्र नहीं पता, नहीं पता,
ठीक है, बड़ा अफसोस की बात है। ठीक है, देखें 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा निर्धारित किया गया कि केंद्र व राज्य में मंत्रियों की संख्या उनके निचले सदन के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। समझिए इधर, चाहे केंद्र की बात करें या राज्यों की बात करें, मंत्री कितने होंगे? जो निचला सदन है अर्थात लोकसभा और यहाँ विधानसभा, विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होगी। ऐसा किस संविधान संशोधन में कहा गया? 91वें संविधान संशोधन में कहा गया। पर ये याद रहे, जैसे सिक्किम है, मिजोरम है, यहाँ विधानसभा की सीटें कम है और उसके अनुसार अगर हम 15% लेंगे तो कितना आएंगे? 7 आएंगे, 7 सदस्य आएंगे। परंतु इनके लिए एक अपवाद है, यहाँ सदस्यों की संख्या, यहाँ मंत्रियों की संख्या अधिकतम कितनी होगी? 12, अधिकतम 12 होगी। ठीक है, अब कितनी होगी? 12 होगी। बात कर लेते, देखें ना, मंत्री परिषद। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य, इनमें अंतर नहीं होता है। कौन है कैबिनेट मंत्री? ठीक है, अभी हम नोट करा देंगे, कौन है कैबिनेट मंत्री। पहले बात मंत्री परिषद क्या है? ठीक है, कैबिनेट मंत्री क्या है, स्वतंत्र प्रभार मंत्री क्या है, कोई बताए? जैसे आपसे आपके दिमाग में नहीं विचार आता है, जैसे वो दोहरारा से आपके यहाँ विधायक कौन है? जितेंद्र प्रसाद, लोक निर्माण मंत्री, कैबिनेट मंत्री है। तो आपके विचार में नहीं आता कैबिनेट मंत्री। ठीक है, ये नितिन अग्रवाल, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, एक राज्य मंत्री। ठीक है, राज्य मंत्री कौन है? ठीक है, राजनीतिकारी आपके यहाँ। आपके दिमाग में विचार नहीं आता होगा ये कैसे मंत्री। ठीक है, कौन अच्छा कौन खराब है। अच्छा, ये जानते हैं इनमें सबसे अच्छा कौन मंत्री कहा जाए? कैबिनेट मंत्री। ठीक है, फिर अच्छा ये मंत्री परिषद क्या है? ये सबको मिला दे प्लस पीएम को मिला दे, मतलब क्या बन जाता? मंत्रिमंडल। नहीं, मंत्रिमंडल नहीं, कैबिनेट मंत्री को ही मंत्रिमंडल का मंत्रिमंडल। समझिए इधर, सबसे बड़ा, अगर तुम्हें पूछा मंत्री परिषद क्या है तो मंत्री परिषद में क्या जवाब देंगे? मंत्री परिषद एक बड़ा कॉन्सेप्ट है
देखिए कैबिनेट मंत्री से बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है? मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद में क्या है? इधर राज्य मंत्री भी है, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री भी है, प्रधानमंत्री है, सबको मिला देने से क्या बनता है? मंत्री परिषद। जैसे सरकार कोई काम करे और मंत्री परिषद से पूछे तो हर मंत्री आएगा, समय लगेगा, कोई अपने क्षेत्र में है, कोई कहीं बाहर है, ठीक है, सबको उपस्थित करके बड़ी सी मीटिंग हो, ठीक है, एक ये सुगम कार्य नहीं है। तो मंत्री परिषद एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है। कहे कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री मंत्री परिषद के ही सदस्य होते हैं, समझ गए? कैबिनेट मंत्री जो है वो मंत्री परिषद के ही सदस्य होते हैं। राज्य मंत्री मंत्री परिषद का ही सदस्य है, ठीक है। स्वतंत्र प्रभार मंत्री मंत्री परिषद का ही सदस्य है, अर्थात मंत्री परिषद में सभी शामिल होते हैं, ठीक है। आप देखिए कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री में क्या होते हैं? चुने हुए मंत्री, मेन विभागों के जो मंत्री होते हैं वो चुने हुए सीमित मंत्री होते हैं, कुछ ही मंत्री होते हैं, ठीक है। कैबिनेट मंत्री जैसे उनके पास देश की जिम्मेदारी का है विकास, वो मुख्य रूप से अगर देखिए देश के मेन कर्ता धर्ता अगर मंत्रियों में देखें तो कौन है? कैबिनेट मंत्री। अगर सरकार नई नीतियों का निर्माण करती है तो कैबिनेट के सहारे करती है। जैसे तुमने सुना होगा आज कैबिनेट की बैठक है, कैबिनेट में ये प्रस्ताव लिए गए, कैबिनेट में ये प्रस्ताव लिए गए। अगर सरकार पूरी मंत्री परिषद की बैठक बुलाएगी, सब आएंगे, खर्चे भी ज़्यादा होंगे, सबका आना बैठना, सबसे राय लेना एक बड़ी प्रक्रिया होगी। सरकार क्विक रिएक्शन करने के लिए क्या करती है? कैबिनेट बैठक बुलाती है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। समझो इधर, जो कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अध्यक्षता कौन करेगा? कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वास्तविक रूप से देखें तो देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये लोग नीतियां बनाते, जैसे बुला ली गई कैबिनेट बैठक, आज शाम को कैबिनेट बैठक है। अच्छा, यहाँ पर कोरम भी डिसाइड नहीं होता। कोरम जानते हैं? कोरम मतलब गणपूर्ति। जैसे सदन, जैसे तुम्हारे में निश्चित हो जाए कि क्लास चलने के लिए कम से कम 5 बच्चे होने चाहिए, मान लो, ठीक है, निर्धारित किया जाए क्लास तभी चलेगी जब 5 बच्चे होने चाहिए, ठीक है। ये एक कोरम है। 5 बच्चे से कम आए, 3 बच्चे आए तो क्लास नहीं चलेगी। तो उसी प्रकार जैसे लोकसभा की बैठक में कोरम है, कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10 सदस्य होने चाहिए। उसी प्रकार अगर यहाँ कोरम की बात करें, कैबिनेट की बैठक में कोरम की व्यवस्था है तो कहेंगे कोरम की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री है, कैबिनेट की बैठक हुई और बैठक में जैसे निर्णय लिए गए, ठीक है, और ये अपनी गोपनीयता रखते हैं। तो ये पता है पद पर गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ये अपनी गोपनीयता रखते हैं कि उसे बाहर प्रकट नहीं करें, ठीक है, जब तक उनसे कहा नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट मंत्री मुख्य रूप से ये मंत्री होता है, मेन मंत्री, ठीक है। अब जैसे बात कर लेते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री। स्वतंत्र प्रभार मंत्री कौन होता है? अभी नोट करा देंगे। ये कुछ विभागों के स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए जाते हैं। जब इनके संबंधित विभाग का कोई मामला होता है तब ये कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाता है। समझिए इधर, ये कैबिनेट की बैठक में कब बुलाए जाएंगे? देखिए, कैबिनेट की बैठक होगी तो कैबिनेट मंत्री आएंगे, पर स्वतंत्र प्रभार मंत्री कब कैबिनेट की बैठक में जाएगा, इसे सूचित किया जाएगा कि आपके विभाग से संबंधित मामला है, कृपया आप कैबिनेट की बैठक में उपस्थित हो, ठीक है। जब इनके विभाग से संबंधित मामला होगा तब इन्हें कैबिनेट की बैठक में बुलाया जाएगा। दूसरी बात क्या है? अब राज्य मंत्री देखो,
राज्य मंत्री का कार्य क्या है? वैसे राज्य मंत्री का मुख्य रूप से कार्य है, ठीक है, इन्हें सहयोग करना। किसे सहयोग करना? अपने कैबिनेट मंत्री को सहयोग करना, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ यही मंत्री होते हैं, ठीक है, जबकि इंग्लैंड में एक मंत्री और होता है। कौन होता है? उपमंत्री। उपमंत्री भी इंग्लैंड में होता है, पर हमारे यहाँ उपमंत्री की व्यवस्था, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखा मंत्री परिषद, देखिए मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। नोट करें, जल्दी से नोट करें, इसके बाद मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र व राज्यों की सरकारों के, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र व राज्य सरकार की मंत्रिपरिषद में संख्या निश्चित की गई है? ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003। देखिए सिक्किम, पहले लिखा 91वां संविधान संशोधन 2003। देखिए मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या निम्न सदन के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। देखिए सिक्किम और मिजोरम में विधानसभा की सदस्य संख्या 32 है, 32 है। वहाँ 15% सीटें के अनुसार 7 मंत्री होने चाहिए। छोटे राज्यों के लिए मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या 12 निर्धारित की गई है। मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर, मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल में अंतर। देखिए मंत्रिपरिषद का आकार काफी बड़ा होता है, मंत्रिपरिषद का आकार काफी बड़ा होता है। इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री, संसदीय सचिव भी शामिल होते हैं। संसदीय सचिव भी शामिल होते हैं। यह एक संवैधानिक संस्था है, यह एक संवैधानिक संस्था है।
जबकि मंत्रिमंडल में केवल मंत्री स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। जबकि मंत्रिमंडल में केवल मंत्री स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसकी रचना प्रशासनिक सुविधा के लिए की जाती है। इसकी रचना प्रशासनिक सुविधा के लिए की जाती है। देखिए 44वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल शब्द को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। देखिए नीति निर्माण संबंधी कार्य मंत्रिपरिषद द्वारा नहीं किया जाता है। जबकि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण व निर्देशन करता है। जबकि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के साथ मिलकर राष्ट्रीय नीति का निर्धारण व निर्देशन करता है। नोट कर लिया। देखिए मंत्रिपरिषद के कार्य देखिए विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व करना, विधि निर्माण में संसद का नेतृत्व करना। जैसे विधि निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, ठीक है, तो कोई भी बिल जब आता है तो उससे पहले मंत्रिपरिषद, अगर सरकारी बिल है तो मंत्रिपरिषद अपनी स्वीकृति देती है, ठीक है। तो जैसे किस सदन में पेश किया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, इसे पास कराया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी है। तो पूरा नेतृत्व का कार्य कौन करता है? मंत्रिपरिषद, ठीक है। अगला लिखिए, लोकसभा के विघटन की शक्ति संविधान के अनुसार लोकसभा के विघटन का कार्य राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति का है। विघटन का कार्य राष्ट्रपति का है, परंतु राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है। समझिएगा, जैसे लोकसभा का विघटन करना है
तो लोकसभा का विघटन का कार्य किसका है? राष्ट्रपति का। लोकसभा को कौन विघटित कर सकता है? राष्ट्रपति। लोकसभा को कौन बंद करेगा? राष्ट्रपति। पर किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह। ठीक है। देखिए, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण का कार्य। देखिए, मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण नियंत्रण होता है। बजट का निर्माण, नए कर लगाना, बजट का निर्माण, नए कर लगाना, पुराने करों की दरों में हेर फेर करना, ठीक है। बजट का निर्माण करना, नए कर लगाना, पुराने करों की दरों में हेर फेर करना, ठीक है, आदि मंत्रिमंडल का कार्य है। देखिए, ये सब कार्य किसके हैं? जैसे बजट बनाना, ठीक है, नए कर लगाना, नए करों की दरों में क्या करना? घटाना बढ़ाना, ये सब कार्य किसके हैं? मंत्रिमंडल के। अगला जी, आपात स्थिति की घोषणा करना। आपात स्थिति की घोषणा करना, आपात स्थिति की घोषणा करना। जैसे अब इमरजेंसी अगर लागू होगी, आपातकाल यदि लागू होगा, तो क्या है? मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के आधार, देख ले, आपातकाल मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के आधार पर लागू। आपातकाल मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के आधार पर लागू होगा। अब एक प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। किसके प्रति उत्तरदायी होगी? लोकसभा। अगर पूछे यहीं पर मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? नोट करें, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? किसके प्रति होगी? देखिए, राष्ट्रपति। जरा आप समझिए इधर, मंत्रिपरिषद अपने साथ, ठीक है, कौन सा प्रस्ताव सदैव रखती है? मंत्रिपरिषद अपने पास कौन सा प्रस्ताव रखती है सदैव? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद अपने साथ विश्वास प्रस्ताव, ठीक है। अब समझिए ना, इधर
जैसे अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया, अविश्वास प्रस्ताव, जरा समझिएगा, पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया, नोट करें, भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया। भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब पेश किया गया, कब पेश किया गया, 1963 में, जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ। लेकिन 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ, 1963 में जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ। अब समझिए इधर, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये लाया किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा, विपक्ष द्वारा, ठीक है। इधर मंत्री परिषद अपने पास कौन सा प्रस्ताव रखती है, विश्वास, क्या कहती है कि हमारे पास इधर 272 प्लस है, ठीक है, हम 272 हैं या 272 प्लस है, ठीक है। ये अविश्वास प्रस्ताव को अरे भैया नहीं आप इतने नहीं हैं, ठीक है, लाया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो इन्हें प्रूफ करना पड़ेगा, अर्थात प्रूफ करके क्या लाते हैं, विश्वास, प्रूफ कर देंगे तो विश्वास हो जाएगा। अभी हम आपसे कहें कि आपके पास, ठीक है, आपके बैग में किताब नहीं है, ठीक है, तो मैं कौन सा लेकर लेके आ रहा हूँ, अविश्वास, आपने बुक निकाल के दिखा दी तो क्या हो गया, विश्वास। तो सदैव क्या रहता है, विश्वास प्रस्ताव, मंत्री परिषद के पास क्या रहता है, विश्वास प्रस्ताव। अच्छा, दूसरी बात ये जान लें, अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाएगा, लोकसभा या राज्यसभा, या दोनों में, लोकसभा, इधर समझो लोकसभा में। अच्छा, और भी बात समझो जरा, क्या अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कोई ऐसा मंत्री, जो मंत्री की बात कर रहे हैं, जो लोकसभा का सदस्य नहीं है, अर्थात राज्यसभा का सदस्य है, मत देगा, अरे राज्यसभा से मंत्री, ठीक है, जैसे पीयूष गोयल है, ठीक है, राज्यसभा से मंत्री, ठीक है, तो कोई मंत्री जो राज्यसभा से मेंबर है, वो अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मत देगा कि नहीं देगा, देगा, नहीं देगा, मतदान जहां होगा उस सदन का सदस्य ही मत देगा, समझिए। यहां तक अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री मान लो उच्च सदन के सदस्य हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे मनमोहन सिंह रह चुके, पहले इंदिरा गांधी रह चुके, मान लो उच्च सदन के सदस्य है प्रधानमंत्री जी, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव आया तो प्रधानमंत्री जी को मत देने का अधिकार नहीं, समझिए जनाब। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान कहाँ होगा, प्रस्तुत कहाँ किया जाएगा, लोकसभा में, ठीक है, यहाँ विधानसभा में, और मत देने का अधिकार उसी को होगा जो उस सदन का सदस्य होगा, ठीक है, सदन का सदस्य होगा। जरा ये जान लें, मंत्री, जैसे आप मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, आप किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, आप लोकसभा में भी बैठ सकते हैं, राज्यसभा में बैठ सकते हैं, जिस सदन में चाहे उस सदन में बैठ सकते हैं, ठीक है। परंतु ये याद रहे, मतदान का जब समय आएगा तो आप मतदान वही सदन में करेंगे जिस सदन के आप सदस्य, जिस सदन के सदस्य, ठीक है। अगला देखिए, संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था, संघीय मंत्री परिषद से त्याग पत्र देने वाला पहला मंत्री कौन था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी,
देखिए संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक संघीय मंत्री परिषद में सबसे लंबी अवधि तक लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री, लगातार एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर। देखिए कौन संघीय मंत्री में किसी न किसी विभाग में मंत्री 28 वर्ष से किसी न किसी विभाग में मंत्री 28 वर्ष से अधिक समय तक बीच में 2.5 वर्ष छोड़कर लगातार बने रहे, जब जीवन राम। जगजीवन राम। देखिए केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके निर्देशन में कार्य करता है? केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके निर्देशन में कार्य करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय। भारत का प्रधानमंत्री इधर भारत का प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं, ठीक है। जो भारत का प्रधानमंत्री है, समझिए इधर, इसे कहा जाता है शक्ति का उभरता हुआ केंद्र। इसे अगर पूछा जाए भारत में शक्ति का उभरता हुआ केंद्र कौन है, तो प्रधानमंत्री, ठीक है। भारत में शक्ति का उभरता हुआ केंद्र, प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं? भारत में शक्ति का उभरता हुआ केंद्र। अगर देखें कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं, समझे, कार्यपालिका की जो वास्तविक शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? अगर कहें कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, तो क्या बताते हैं भैया? क्या बताते हैं उत्तर? राष्ट्रपति। अगर यही पर प्रश्न कर दें, ठीक है, कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति अर्थात व्यवहार में शक्तियां किसमें निहित है? किसमें निहित है? प्रधानमंत्री। किसमें निहित है? प्रधानमंत्री। जरा यहाँ पर अगर यहीं पर विकल्प दिया होता है, इधर देखो जरा समझो, अगर यहीं पर मंत्री परिषद दिया होता, समझे इधर,
अगर मंत्रिपरिषद दिया होता, प्रधानमंत्री दिया होता, तब कौन सा विकल्प लगाते बोले? तब पता है मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद में क्या समाहित है? प्रधानमंत्री ऑलरेडी समाहित है। ठीक है, वास्तविक शक्तियां किसके पास में है? प्रधानमंत्री के पास। जरा एक चीज और बताएं, प्रधानमंत्री कैसे कोई बनता है? प्रधानमंत्री कैसे बनता है पता है? कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बताइए? क्या चुनाव होता है? प्रधानमंत्री चुनाव के द्वारा नहीं बनता है। नहीं राधा, लोकसभा का चुनाव होता है। लोकसभा कहाँ? लोकसभा का चुनाव होता है, गलत नहीं है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। हाँ नहीं, तुमने एक थोड़ी सी बात सही कही। अरे प्रधानमंत्री, पता है प्रधानमंत्री चुनाव नहीं, कुछ नहीं, सीधे शब्द है क्या? ये जरूर याद रखें, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। समझिए, इधर इधर प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, और नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। समझिए इधर। पर हाँ, यहाँ पर नियुक्ति के संबंध में प्रावधान क्या है? ठीक है, छोटा सा प्रावधान है। अगर इनके बारे में योग्यताएं बताएं, जैसे नियुक्ति करते हैं तो योग्यताएं होगी। योग्यता, योग्यता क्या है? योग्यता जरा एक मिनट जरा विकल्प दे देते हैं। योग्यता योग्यता विकल्प नंबर 1, राष्ट्रपति की नजरों में कानून का ज्ञाता हो। योग्यता नंबर 2, ठीक है, पार्टी का नेता हो। विकल्प नंबर सी, दोनों ए बी, दोनों मतलब ए एंड बी। और डी विकल्प क्या कहता है? इस संबंध में संविधान मौन है। इस संबंध में संविधान मौन। अब दोनों सही है, सी विकल्प। हाँ सी, दोनों बता। जितेंद्र पीछे, सुप्रिया सी, अरे डी, लास्ट। इतनी देर सोचोगे? और कोई पीछे? इधर ऊपर वाले दोनों सी। अरे पड़ोसी जगह, पड़ोसी। हाँ क्या? अरे गजब। हाँ बी। अरे और बताए कोई? राधा, राधा बी। देखो बी दो लोगों ने बताया, कम लोग हैं इसलिए बी को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, ए भी डिलीट कर देते हैं, किसी ने नहीं बताया। ऐसे विकल्पों को हटा देते हैं।
तो इसके मतलब समझ गए, एक ही बचा। इस संबंध में भारतीय संविधान क्या है, मौन। नोट कर लें। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक है। ब्रैकेट में लिख ले, जरा याद रखें, प्रधानमंत्री का न तो चुनाव होता है और न तो मनोनीत किया जाता है। ब्रैकेट में लिख लें, प्रधानमंत्री का न तो चुनाव होता है, न तो प्रधानमंत्री मनोनीत होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति लिख लिया, न तो मनोनीत किया जाता है, न तो चुनाव होता है, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति करता है। देखिए प्रधानमंत्री की योग्यताओं के संदर्भ में, प्रधानमंत्री की योग्यताओं के संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है। योग्यताओं के संदर्भ में भारतीय संविधान मौन है। देखा, भारतीय संविधान क्या है, मौन है। ठीक है, अनुच्छेद 74, देखिए अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह या परामर्श देने के लिए तथा उसके कार्यों का संचालन करने के लिए, तथा उसके कार्यों का संचालन करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, जो मंत्रिपरिषद सलाह देगी तो उसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री। अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है, नोट कर लें, नोट, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद का प्रधान, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है।